सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा मैनेजमेंट की डेफिनेशन। हमने देखा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन ताकि गोल्स अचीव हो, टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तीन चीज़ देखे थे उसमें। पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी। इसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला देखा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि हमेशा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। उसको पूरा करना ये हमारा एम होगा, और पूरे मैनेजमेंट के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, सभी लोग उसी तरफ काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उनके एफर्ट्स टू अचीव द ग्रुप गोल्स। फिर हमने देखा इट इज़ ऑल परवेसिव, दैट मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा हो बड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो सर्विस हो, हर जगह ये रहेगा। प्रॉफिट मेकिंग हो नॉट फॉर प्रॉफिट हो। सो इसको हम बोलते हैं ऑल परवेसिव, दैट मीन्स इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, हर जगह रहेगा। सो बट ओमनी प्रेजेंट के बदले ऑल परवेसिव वर्ड जनरली यूज़ करते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं। फिर मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ होती है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम करना है वो मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हु इज़ गोइंग टू डू इट। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें दोनों को मैनेज कर दिया अगर आपने, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ऑपरेशंस विल बी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हर मैनेजर कंटिन्यूसली ये पांचों फंक्शंस को पूरा करते रहता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड इवन ये ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता मैनेजमेंट, क्योंकि वापस कंट्रोलिंग से हम फिर से आते हैं प्लानिंग में, और वैसे ही प्रोसेस चलते रहती है। फिर हमने देखा ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, तो साथ में मिलके हम लोग सब काम करते हैं। फिर हमने देखा डायनामिक फंक्शन है, बिकॉज इट चेंजेस एज पर दी टाइम, एज पर दी लोकेशन, हर प्रकार से बदलता है। जोग्राफिकल जगह के हिसाब से मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है, जैसे हमने मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल देखा था। फिर इवन गारमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह आप कौन सी चीज़ बेचोगे तो ज़्यादा अच्छी बिकेगी। सो ये सब चेंज होता है, तो इट इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब ही होता है विच कंटिन्यूसली चेंजेस। एंड मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, बिकॉज मैनेजमेंट ये दिखता नहीं है, बट व्हेन द टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, तो हम लोग देख सकते हैं देयर इज़ एन ऑर्डरलीनेस। सो हम लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है। एक सेकंड बुला लेते हैं टीवी चालू करने, वैसे तो रखा है उधर। एक सेकंड, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, फ़ोन करूँगा तो बंद हो जाएगा। एक काम करो ना, वहाँ से ले लो, नहीं तो रिमोट चालू कर लो। आएंगे वैसे। वो टीवी बंद है। सो ये हमने समझा था। देन क्वेश्चंस देखे होंगे आपने थोड़े बहुत घर पे। शुरुआत में तो बोलना ही नहीं पड़ता ना, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं हम, खुद से ही पढ़ते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता है, सो फिर आपको मोटिवेशनल सेमिनार करना पड़ता है। सो ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट एक ही है। सो वही तीन ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या इसी को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाने से डील करता है ये। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अगेन तीन चीज़ें होती हैं: पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। फिर दूसरा सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सभी चीज़ कवर हो जाती है, जहाँ तक अपनी सोच चल सकती है वो सब चीज़ें सोशल ऑब्लिगेशन में कवर हो जाता है। जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह, ये सब भी कवर हो जाएगा। सो हर चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी इसमें आ जाएगा। पूरे स्टेक होल्डर्स के जो भी ध्यान रखने के लिए चीज़ें हैं वो सब सोशल ऑब्जेक्टिव में कवर होगा। एंड पर्सनल, इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉयज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, सो इसमें उनको प्रॉपर पैसा देना, पीयर रिकग्निशन देना, पर्क्स देना, ये सब चीज़ें हमने देखे थे। फिर अपन एक वीडियो भी देखा था, नन्ही कली वाला। तो बहुत सारे वीडियोस हैं वैसे CSR पे, आप देख सकते हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस जनरली नहीं पूछे जाते, बट कभी कभी इम्पोर्टेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो रेगुलर आते ही रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इस पे क्वेश्चन आते रहता है। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इस पे क्वेश्चन आता है। कोर्स ही इतना सा है, तो सभी इतना सा, यानी कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो काफ़ी कम कोर्स होता है।
11th 12th कम ही होता है वैसे, आपको पता ही होगा। तो अब आप लोग तो सीए पढ़ चुके हो, तो जिन लोग उनको पता ही है कि यहाँ कोर्स ऐसा है कि ऐसा पढ़ेंगे कि ख़त्म हो जाएगा। सो हलवा हो जाता है, लेकिन फिर भी स्कोर ज़्यादा करना वो इम्पॉर्टेंट है। सो पास होना तो बहुत ईजी हो जाता है, बट कोर्स अपने को ऐसा पढ़ना चाहिए कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इम्पोर्टेंस कम आते हैं क्वेश्चंस, बट आते ज़रूर हैं। क्यों ज़रूरत है मैनेजमेंट की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिक सी चीज़ें हैं। पहले वही है, दो चीज़, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस के बदले इन्होंने वर्ड यूज़ किया अचीविंग ग्रुप गोल्स विद इन टाइम। सो अचीविंग ग्रुप गोल्स हैं, ग्रुप गोल्स अचीव करने को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव। एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो ये दो तो वही है। सो इनमें नया नहीं है, तो पढ़ते हैं एक बार। हाँ, सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। कभी भी हम सिर्फ गोल्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे आप देखोगे पूरे मैनेजमेंट में ग्रुप गोल्स ही वर्ड यूज़ किया होगा, क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल मैनेजमेंट की नहीं। इसीलिए ग्रुप गोल शुड बी अचीव्ड। टीम भी एक प्रकार का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार का ग्रुप है, तो ग्रुप के गोल्स अचीव होना चाहिए। पर्सनल गोल्स भी होते हैं, बट मेन एम हमारा होता है गोल्स जो ग्रुप के हैं, पूरी टीम के हैं, वो गोल्स अचीव होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वही है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ but for achieving the goals of the organization. It brings the human as well as non-human resources together and gives a common direction. डायरेक्शन भी कॉमन होना चाहिए, एक ही तरफ सब काम करना चाहिए। हर इंडिविजुअल उसी गोल को काम करने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। दैट मीन्स यही जो हमने यहाँ पहला पॉइंट पढ़ा था, सेम ही पॉइंट दिखेगा आपको कि ग्रुप गोल्स के लिए पहले तो हम गोल्स को एकदम क्लियरली डिफाइन करते हैं, सिंपली स्टेट करते हैं, एंड फिर हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी एक पर्टिकुलर, ऑल मेंबर्स उस पर्टिकुलर गोल की तरफ ही काम करता है। तो ये पॉइंट सेम ही है वैसे। सो कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आता है कि गोल्स अचीव होना चाहिए एंड दैट टू इफेक्टिवली, तो वही पॉइंट है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पॉइंट भी बिल्कुल सेम मिलेगा। कहाँ गया? हाँ, सो इम्पोर्टेंस में पहला वही है कि कॉमन डायरेक्शन में काम होना चाहिए ऑफ ऑल द टू एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो सिंपल है, नया नहीं है, रिपीट है ये। अगला पॉइंट भी रिपीट ही है, एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि हम जो गोल्स अचीव कर रहे हैं, इट शुड बी विद इन दी विद द लिमिटेड कॉस्ट। कॉस्ट जो है एकदम लिमिटेड लगना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमको कंची मारना है कहीं पे, जितनी ज़रूरत है उससे कम यूज़ कर रहे, वैसा नहीं है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन जितने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था, समोसा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आलू डाले ही नहीं, समोसा अंदर से खाली है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ उसमें समोसे में आलू आना तो चाहिए। हाँ, वेस्टेज बचाओ आप, कि जो इधर उधर गिर रहा था, वेस्ट हो रहा था, वो चीज़ों से आपने पैसा बचाना चाहिए। तो वही है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। उसका एम ही है टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कैसे करेंगे ये? थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वही प्लानिंग के फंक्शंस ही हैं पांचों। फिर ये भी सेम है, मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। सो डायनामिक मीन्स जो चेंज होते रहता है। सो मैनेजमेंट के कारण आपको भी चेंज होना बहुत आसान हो जाता है, अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट है। सोच के देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने प्लानिंग किए, अगर प्लानिंग किए तो फिर उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अगर प्लानिंग ही नहीं किया तो हमको कई बार समझेगा ही नहीं हम प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सो डायनामिक होने के लिए अगर कोई इवेंट हो जाता है, जैसे सोचो आपने पढ़ाई का प्लान किया था, अब पढ़ाई प्लान करने के बाद कुछ घटना घटित हो गई जिसके कारण आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप प्लान को चेंज कर सकते हो एटलीस्ट। सो आप डायनामिक हो सकते हो, चेंज हो सकते हो। लेकिन अगर प्लान ही नहीं किया था तो हमको कई बार समझ में ही नहीं आएगा हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो इसीलिए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप भले ही चेंज ना करो, लेकिन एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज होते ही रहता है। सो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसी के ऊपर पढ़ना है अपने को, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। सो एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कभी नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कभी टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाएंगे, तो ये सब बदलते ही रहता है हमेशा कंटिन्यूसली। सो उस हिसाब से फिर हमको भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन, वही दिया है देखो, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि कोई भी चीज़
एकदम स्टैटिक नहीं रह सकती, तो ये बदलती ही रहेगा। एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्ट टू चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जनरली एम्प्लॉयज चेंज नहीं होना चाहते। चेंज, थोड़ा डर लगता है लोगों को चेंज से, एक कंफर्ट जोन में अगर हम आ गए तो चेंज नहीं करना चाहते चीज़ें। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, और मैनेजमेंट उसको इजीली फिर समझा के चेंज करता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन हुआ था, सो उस टाइम पे खूब लोगों ने चिल्लाया था कि कंप्यूटर नहीं चाहिए, क्योंकि नेताओं ने भी भड़काया था। तो नेता लोगों ने भड़काए थे कंप्यूटर आ जाएंगे तो दूसरों को, एम्प्लॉय को, खासतौर पे बैंकिंग वालों ने हड़ताल किए थे। बैंक एम्प्लॉयज़ को बताए थे कि बोले थे देखो, एक कंप्यूटर आता है 10 लोगों के काम कर लेता, बोले तुम्हारा जॉब तो कम हो जाएगा बोले। तो ऐसा नेता लोगों ने भड़काया था कि जॉब्स कम होंगे, कंप्यूटर मत आने दो, अपोज करो। तो एक्चुअल में बहुत लोगों ने अपोज किया था, क्योंकि एक तो पहली चीज़ कंप्यूटर आएगा तो जॉब चले जाएगा, इसका डर था। सो नई चीज़ कुछ आ रही है तो क्या होगा ये पता नहीं होता। फिर उनको समझाया गया कि देखो, जॉब तो नहीं जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर खुद से काम करेगा क्या, तुमको बैठना पड़ेगा वहाँ पे तभी तो काम होगा, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप काम करेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी बैठ के एक ऑपरेट करने वाला तो चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा अपोज करने लगे लोग, अब ये उम्र में हम कहाँ कंप्यूटर सीखें, हम तो 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। तो ये सब चीज़ें बड़ी तकलीफ देती है। सो मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट उनको समझाए और प्रॉपर डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको भी चेंज करे। सो उसके फ़ायदे बताए जा सकते हैं कि वर्कलोड कम हो जाएगा लेकिन काम रहेगा, तुम्हारा जॉब नहीं जाएगा। सो वही काम जो पहले आप बार बार करते थे, पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो प्रिंटिंग बहुत बार करना पड़ता था, टाइपराइटर होते थे, उससे अगर कोई भी लेटर आपको प्रिंट करना है तो उसको कार्बन लगा के डबल कॉपी बनाई जाती थी। ऐसा थोड़ी है कि सेव कर दिया फाइल और 10 प्रिंट ले लिए। सो बार बार टाइप करना पड़ता था या फोटो कॉपी निकाली जाती थी। तो अब वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए। तो ये सब चीज़ें समझाना पड़ता है, और ये मैनेजमेंट का काम होता है कि कॉन्स्टेंटली इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एम्प्लॉयज़ को कैसे क्या कॉन्फिडेंस में लेके हमको आगे चलना है। सो ये एक और है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो। सो एम्प्लॉयज़ जनरली रेजिस्ट टू चेंज as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain the competitive edge, and it also helps in growth of the employees. आज भी सिमिलर चीज़ें हो ही रही है, अब कंप्यूटराइजेशन तो नहीं बट एआई आएगा तो तुम्हारे जॉब चले जाएंगे, ये सब चल रहा है अभी भी। सो उसमें भी लेकिन कई लोगों का बोलना है कि जॉब खत्म नहीं होंगे, जॉब चेंज होते हैं, अलग प्रकार के जॉब हो जाते हैं। सो पहले जैसे आप मैनुअल लेबर करते रहते थे वैसा नहीं रहेगा। एंड इनफैक्ट एआई का बहुत हेल्प ले सकते हो आप लोग भी, हम लोग भी काफ़ी लेते हैं। जैसे कुछ इवन इनकम टैक्स रिप्लाई बनवाना है तो हम लोग ने बना लिए और उसको चेक करवा लिए। तो अगर चैट जीपीटी वगैरह है तो उससे, या उल्टा होता है जनरली, हम लोग आर्टिकल को बोलते हैं तो आर्टिकल बनाता है, उसको वो चेक करता है, उसके बाद सेकेंड टाइम हम लोग चेक करते हैं। तो उससे फ़ायदा होता है, हम लोग का टाइम भी बचता है, क्योंकि गलती करेगा तो पहले चैट जीपीटी चेक करके बता देता है ये गलती है, इसको ठीक करो। और फॉर्मली उसको तो आप कमांड दे दो कि और फॉर्मल बनाओ तो फॉर्मल कर देगा। कभी फॉर्मल नहीं चाहिए आपको, एकदम कैजुअल चाहिए तो वैसा बोल सकते हैं। कोई लेटर भेजना है आपको, आपको बोलना है कि बहुत फॉर्मल बनाया उसने, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं मुझे क्लोज फ्रेंड्स को भेजना है, तो वहाँ पे वो सर के जगह फिर गाइस कर देता है। सो ये सब भी करता है, एक्चुअल में करता है वो। सो उसको यूज़ करना आना चाहिए। सो बीच में एक हुआ था, एक बार ऐसे ही अपने क्लास में कुछ तो भी था, 11th या 12th थी पता नहीं, उसमें बच्चों को कुछ तो भी एप्लीकेशन मांगे थे। अब उसमें कुछ बच्चों ने चैट जीपीटी से लिख के भेजा, तो पवन सर को खूब गुस्सा आया था कि ये एकदम सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन और इतनी फॉर्मल इंग्लिश कैसे लिखे। सो पता लगा कि उन्होंने चैट जीपीटी से लिखा है। सो मैंने बोला लेकिन ये भी तो स्किल ही है ना सर, उनका दिमाग चला उतना और उन्होंने उसको यूज़ करके ये किया, दैट मीन्स वो लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। सो भले ही अपोलॉजी लिखने बोलो लेकिन वो भी चैट जीपीटी से लिखवाए, नहीं उतना दिमाग तो चलाया ना कम से कम। सो नहीं, एक्चुअल में ये यही तो डायनामिक है ना, चीज़ों के साथ बदलना। सो डायनामिक रहना ज़रूरी भी होता है। सो कई बार ऐसा होता है, इससे हमको एक्चुअल में समझ में आ जाता है कि कुछ बच्चे भले पढ़ाई ना करे लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही चलेंगे वो, क्योंकि वो उतने डायनामिक है, बदलते रहते हैं चीज़ों के साथ। सो पता लग जाता है वो। चलो, तो ऐसा है, तो मैनेजमेंट क्योंकि हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। एक ही चीज़ है जो चेंज होते, यानी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा एक बहुत बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है इफ देर इज एनीथिंग कांस्टेंट, इफ देर इज एनीथिंग कांस्टेंट देन इट इज चेंज।
सो ओनली चेंज इज कांस्टेंट, बाकी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है। सो सिर्फ बदलाव होते रहेंगे। सो नथिंग इज परमानेंट, तो चेंज तो होते ही रहेगा, तो इसलिए उसके हिसाब से हमको भी चेंज होना रहेगा, तभी हम चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिया था कि अगर आप डायनामिक नहीं रहते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं कई बार कंपनीज। हमने बजाज के एग्जाम्पल देखे हैं, कोडेक देखा है, या नोकिया देखा है। नोकिया तो इतने खतरनाक लेवल के फ़ोन हुआ करते थे, एक टाइम पूरा मार्केट शेयर नोकिया का हुआ करता था, बट डायनामिक नहीं रहे वो। जब एंड्रॉयड का ज़माना आया, वो अपने सिम्बियन और जावा टेक्नोलॉजी पे ही उन लोग चिपके रहे, तो उसके तकलीफ हो गया। कोडैक उससे ही बंद हुआ। बजाज भी बड़े मुश्किल से फिर आगे आया। बजाज भी एक टाइम बंद होने के टाइम पे कगार पे ही आ गया था। सो उन्होंने, जब स्कूटर चलती थी तो बजाज की स्कूटर एक तरफा चलती थी, तो जब बाइक लेके आए हीरो वालों ने, हीरो और होंडा मिल के आए थे पहले शुरुआत में, तो दोनों ने जब बाइक लेके आए तो भी बजाज वॉज रिलक्टेंट टू चेंज। वो बोले नहीं, हमारी स्कूटर तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। फिर धीरे धीरे जब मार्केट शेयर बहुत ही कम हो गया था, तब उन्होंने पल्सर लेके आए फिर, और पल्सर लाने के बाद फिर से उनका मार्केट शेयर आया, नहीं तो वो भी डूब गई होती कंपनी। सो डूबी तो नहीं होती, बट वो थ्री व्हीलर बनाते रहते फिर। सो ऑटो वगैरह में अभी भी वो काफ़ी आगे हैं। सो ऑटो थ्री व्हीलर जो होते हैं वो उनके बहुत चलते हैं अभी भी, बजाज के कॉम्पैक्ट वाले। सो खैर, तो ये बदलाव होना ज़रूरी है, टाइम पे भी बदले, लेकिन बदले तो कम से कम सरवाइव कर पाए। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, पहला एम था हमारा ग्रुप गोल्स अचीव होना चाहिए, बट साथ में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे पर्सनल गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार टीम तो जीत जाती है और मैं 90 से 99 के बीच में ही रह जाता हूँ, नॉट आउट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति आया, वो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूँ, उधर स्ट्राइक मार के वो जिता देता है। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक आध बार हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बार बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट का ये भी ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ये जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय अलग ऑब्जेक्टिव से जुड़ता है, कोई पैसे के लिए जुड़ेगा, कोई रिकॉग्निशन के लिए जुड़ेगा। सो अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स। हर किसी के अलग अलग पर्सनल गोल होते हैं, किसी का गुड सैलरी, अप्रोप्रिएट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सैलरी कम मिले चलेगा बट नया काम सीखने मिले, इस प्रकार से अलग अलग एम होते हैं। वेल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मेन तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही है, बट साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये हर ऑब्जेक्टिव जो है ना, हर इंपॉर्टेंस, ये एक एक चैप्टर में अपने को इसके बारे में ज़्यादा आएगा। जैसे हम जब बात करेंगे मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब डायरेक्शन वाले चैप्टर में आएगा। सो मोटिवेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक मैनेजर ने करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, डायरेक्टिंग का हिस्सा है। सो डायरेक्टिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें से मोटिवेशन एंड लीडरशिप भी देखेंगे। So through motivation and leadership, management leads the employees in such a way so that individual goals of employees are also achieved along with organizational goals. So ये मेन है और ये सबॉर्डिनेट है। इंडिविजुअल गोल्स सबॉर्डिनेट होते हैं, मेन गोल्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए। मेन तो होना चाहिए हमारी टीम मैच जीत रही है, दूसरा सेकेंडरी गोल रहेगा फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये मैंने नहीं बोला, ये फेयोल ने बोला है, आगे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में प्रिंसिपल्स में, कि फेयोल का ये बोलना था कि जब ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तभी तो इंडिविजुअल रहेगा, टीम रहेगी तभी तो टीम का प्लेयर रहेगा। अगर टीम ही क्वालिफाई नहीं होती है तो फिर प्लेयर क्या कर लेगा। सो इसलिए पहला एम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फिर इंडिविजुअल गोल्स का। बट दोनों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्टिव पूरा होते जा रहा है। सो ये भी एक और इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, कि ऑब्जेक्टिव्स दोनों के पूरे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी एंड साथ में एम्प्लॉयज़ के भी। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी को कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की ही बात हुई थी पूरी। जैसे प्रॉपर इवन अगर हम जो कस्टमर्स हैं उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्टिव। सो वही सब चीज़ें यहाँ बताई है आपको कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो पिछले क्लास में भी हमने पढ़े थे कि सोसाइटी के सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं इनके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ें आई थी। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो वही है कि सोसाइटी भी डेवलप होगी, क्योंकि मैनेजमेंट हैज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स वाइल अचीविंग डिफरेंट ग्रुप्स। यानी किसकी बात हो रही है, स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है।
स्टेक होल्डर्स जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो इसमें सब कवर हो जाते हैं, कस्टमर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, इवन सप्लायर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो सब स्टेक होल्डर कहलाता है। सो अगर हमारी इंडस्ट्री कोई चीज़ बना रही है तो हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, इसको भी हमने टाइमली पेमेंट करना चाहिए, ये भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। ये भी स्टेक होल्डर है हमारा सप्लायर। हमारा कस्टमर है, उसको हमने अच्छे प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में देना चाहिए, ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इवन एम्प्लॉयज़, वैसे एम्प्लॉयज़ के ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव तो इसमें कवर हो जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में, बट इवन एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। इवन गवर्नमेंट को टैक्सेस देना, ये भी एक प्रकार का सोशल ऑब्जेक्टिव ही होता है। सो ये सभी लोगों को हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं ये सब स्टेक होल्डर है, इंक्लूडिंग द सोसाइटी एट लार्ज। ये सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स यानी इनकी बात हो रही है कि मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है टुवर्ड्स ऑल दीज पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स। While achieving the development of organization, management also aims to develop the society by giving due importance to the social obligations. Efficient management helps to provide, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको भी अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, जो ऑलरेडी जुड़ चुका है और उसको आप अगर बेटर पेमेंट वगैरह दे रहे हो तो दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। लेकिन नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सो नए ऑब्जेक्टिव, नए अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं तो ये सोशल ऑब्लिगेशन में आता है। वहीं अगर ऑलरेडी कोई व्यक्ति है उनको अगर बेनिफिट्स दे रहे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है। फिर अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, लाइक पोल्यूशन रिडक्शन वगैरह, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना। सो पुरानी टेक्नोलॉजी जनरली ज़्यादा हैज़ार्ड्स पहुंचाती है अपने पूरे एनवायरनमेंट को। इवन एसी का ही एग्जांपल ले लो, पहले वो जो विंडो एसी आते थे, खतरनाक सीएफसी निकलता था उससे। सो ठंडी भी खतरनाक होती थी उससे, अच्छा था वो, लेकिन बहुत हानिकारक था वो अपने एनवायरनमेंट के लिए। अभी वाले एसी ठीक होते हैं। सो अभी वाले एसी में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। वो पढ़ते थे ना बचपन में, ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है, डिप्लीट हो रही है, अभी वो फिल होने लग गई ऐसा बोलते हैं। सो अभी ठीक हो रही है, अच्छा है। चलो खैर, तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज करोगे तो इट विल बी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल एंड लीडिंग पार्ट टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका? सोसाइटी का। ठीक है, सोसाइटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ऐसा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस पे मेजर क्वेश्चंस तो नहीं दिखेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इन पे क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप इजीली देख सकोगे, कर सकोगे सॉल्व। कुछ कुछ तो फोकट के ही मार्क्स होते हैं। सो जैसे ये दिया है, स्टार लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है यहाँ? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसा एकदम ही आसान वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं तो सोशल ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्जेक्टिव को आप कॉन्ट्राविन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एबल टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे हैं। तो आप देख लोगे, अगर कोई तकलीफ गई तो मैं हूँ, मेरे से पूछ सकते हैं। पहले तो बुक है, बुक में पढ़ना, अगर कोई तकलीफ गई तो पहले उसका थ्योरी पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद फिर मेरे से पूछ सकते हो। वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम थ्योरी पढ़ के सॉल्व हो जाती है। सो अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट में, सिर्फ इसमें ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में थ्योरी में बहुत कुछ चीज़ें लिखी होती है, तो थ्योरी पढ़ के आपके इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। जैसे अकाउंट्स में भी आपने देखा ही होगा, थ्योरी पढ़े होंगे तो खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है उसका। सो उससे एक्चुअली प्रैक्टिकल्स अच्छे होते हैं। सो मैथ्स में भी वैसे ही होता है, लेकिन आपको नहीं बोल सकते मैथ्स की थ्योरी पढ़ो, लेकिन वो भी एक्चुअल में पूरे लॉजिक्स होते हैं हर चीज़ के पीछे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूरा वो प्रॉपर डेराइव होते हैं वो सब। अब आप कॉमर्स वाले हो, आपको डेरिवेशन से क्या करना है,
लेकिन डिराइव होते हैं वो सब। मैं साइंस में था 11th 12th, तो मैंने किया हूँ वो सब। तो रहता है, डेरिवेशन होता है। स्टैट्स में ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं, स्टैट्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोरिलेशन वगैरह टाइप की चीज़ें हैं जो आप खुद से फॉर्मूला दिमाग लगाए तो खुद ही बन जाते हैं। सो स्टैट्स काफ़ी इजी हो जाता है उस हिसाब से। सबसे आसान तो लॉ है, बस लिखने मत बोलो, तो लिखने बोले तो डिफिकल्ट है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा, नटूरे ऑफ मैनेजमेंट। अरे नटूरे नहीं, नेचर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, नेचर का क्या मतलब है, नेचर इन्हें कैसा है, क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ आपका नेचर क्या है, तो आपको गुस्सा आता है, नहीं आता है, पढ़ाई करते हो, नहीं करते हो। ये सब आपके नेचर में आएगा, ठीक है। फ्रेंडली हो, नहीं हो। मैनेजमेंट ही क्या है, मैनेजमेंट में क्या क्या रहेगा, वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, क्या वो एक साइंस है, क्या वो एक कला है। ये चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन आता है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट, ऐसा पूछते हैं। तो आर्ट तो है ही। अब इसको समझना है तो सबसे आसान तरीका, आप पहले साइंस समझो। साइंस क्या होता है, साइंस में क्या फीचर्स होते हैं, फिर देखो मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं। अगर साइंस और मैनेजमेंट के फीचर्स मैच होते हैं तो मैनेजमेंट साइंस है। अगर वैसे ही आर्ट्स देख लो, आर्ट्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं, आर्ट्स के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स को मैच करो। अगर मैच होते हैं तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। वैसे ही प्रोफेशन, मैनेजमेंट के फीचर्स और प्रोफेशन के फीचर्स दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों में सेम फीचर्स होंगे तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। तो आर्ट तो है ही, आर्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैनेजमेंट एक कला है। पहले ऐसा माना जाता था कि मैनेजमेंट जो है ये सिखाया जा सकता है और लीडरशिप नहीं सिखाई जा सकती, वो आगे पढ़ेंगे अपन वो भी। मैनेजमेंट में सिखाया जा सकता है, दैट मीन्स उसको पढ़ा के सिखाया जा सकता है। जैसे कोई भी एक आर्ट फॉर्म होती है जिसको सिखाया जा सकता है बाय रेगुलर प्रैक्टिस, सिखा सकते हैं पढ़ा के, उसकी भी थेरोटिकल नॉलेजेस होंगे जो कि आप पढ़ के सीख सकते हो। वैसे मैनेजमेंट के भी बुक्स हैं। आर्ट के भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, आप कोई भी आर्ट पढ़ो, आर्ट फॉर्म, उसके बारे में पहले पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गाना गाना है तो सिर्फ गाना गाना चालू कर दो, कई बार उसकी चीज़ें पढ़ना भी पड़ता है आपको। वो जो चीज़ें हैं रीड करके, सीख के, या इवन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आप सीख सकते हो, ये एक फीचर होता है आर्ट में। वैसे ही मैनेजमेंट में ये फीचर होता है। वैसे ही आर्ट में एक और खास फीचर होता है, हर एक आर्टिस्ट यूनिक होता है, वो खुद के हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करता है। दो अगर डांसर्स हैं, दोनों एक प्रकार से डांस नहीं करेंगे, भले एक ही डांस कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं दोनों भरतनाट्यम कर रहे हैं, तो भी दोनों की स्किल्स बहुत अलग होंगी। भले ही दोनों सेम डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं तो भी, दो जन कथक कर रहे हैं तो भी अलग होंगे, दो जन गिटार बजाते हैं, दोनों का बजाने का तरीका अलग ही होगा। गिटार बजा रहे तो सब अलग ही होंगे ये सब चीज़ें। तो ये आर्ट्स हैं। तो आर्ट में एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में होती है कि नहीं, तो ये चीज़ हम एक बार समझते हैं तो फिर अपने को ये क्लियर होगा कि क्या वो आर्ट है। वैसे मैंने बता दिया, यस वो आर्ट है, क्योंकि हमने शुरुआत ही यहाँ से किए थे। मैनेजमेंट के हमने डेफिनेशन ही पढ़े थे कि वो कार्य करा के लेने का एक तरीका है, एक आर्ट है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। आर्ट तो है ही। लेकिन हमको ऐसा लिख देने से नहीं होगा, अपने को कंपेयर करना है एक एक चीज़ों को। द मैनेजमेंट स्टडी हैज़ इवॉल्व्ड over a period of time based upon both experience and practice of managers. Over the period, it has grown into dynamic subject with its own special characteristics or nature. The controversy with regard to nature of management, क्या वो art है, क्या वो science है, या profession है, is put to debate quite frequently. In order to determine nature of management, we must compare its meaning. तो आपको compare करना पड़ेगा its meaning and features with the meaning of features of art, science and profession and see how far management fulfills them. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, पढ़ के सीख सकते हैं 100 tips for successful management. ये दिया है, you don't learn management from books alone. You need regular practice to learn management and for डूइंग थिंग्स क्रिएटिवली एंड स्किलफुली। ये इसमें देखो ये सब आर्ट के फॉर्म है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आर्टिस्ट कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसे बुक पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही क्रिएटिविटी लाना पड़ता है, स्किलफुल एप्लीकेशन होता है उसका। ये सब आर्ट के फीचर्स हैं। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इसको हम
कंपेयर करेंगे 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। ये 3 पॉइंट्स जो फीचर्स ऑफ आर्ट है, इसको हम कंपेयर करेंगे विथ मैनेजमेंट, और हम देखेंगे ये इसमें मौजूद है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि यस मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट 100% आर्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो यस मैनेजमेंट आर्ट है, कंक्लूजन। और साइंस एकदम स्ट्रिक्ट साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, बट फिर भी सोशल साइंस बोला जा सकता है, या सॉफ्ट साइंस बोलते हैं हम उसको, एंड प्रोफेशन उसको अभी नहीं बोल सकते हैं। सो वो क्यों, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तीनों में से आर्ट तो है ही, 100% है। साइंस है काफ़ी हद तक के, बट एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट है। एंड प्रोफेशन जैसा है, बट प्रोफेशन अभी नहीं है, पूरी तरह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोला जाता। सो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि आर्ट की डेफिनेशन दी है पहले। आर्ट रेफर्स टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज, जो हमने सीखा है, टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो स्किलफुल एप्लीकेशन होता है और पर्सनल एप्लीकेशन होता है। हर आर्टिस्ट अलग प्रकार से सीखी हुई चीज को अप्लाई करता है। सो पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको अप्लाई करेगा, दैट इज पर्सनल एप्लीकेशन। सो पर्सनलाइज चीज है, हर आर्टिस्ट अलग होगा। दो पेंटर भी है तो दोनों अलग टाइप से पेंटिंग करेंगे, भले ही दोनों सेम फॉर्म ऑफ पेंटिंग कर रहे हैं, फिर भी दोनों अलग टाइप से पेंट करेंगे। सो यही फीचर्स, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थेरी होती है, आर्ट की भी हमेशा एक थेरी होती है। वैसे ही आप कोई भी आर्ट पढ़ो, आप संगीत भी सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गाना गाना या बजाना ही सिखा रहे हैं, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है उसमें। इवन कौन से सुर हैं वो सबका एक राइटिंग में पूरी डिटेल्स रहेगी उसकी। सो ये सब चीज़ें एक थेरोटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, तो एक थेरी होगी उसके पीछे। सेम चीज़ इवन मैनेजमेंट में भी मौजूद है। आर्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge of concepts and principles. For example, there are literatures on dancing, public speaking, acting is widely available. तो ये सब के लिटरेचर मिल जाएंगे आपको। This feature of art is present. ये फीचर इसमें है in the management, as it also involves the use of theoretical knowledge like principles and techniques. तो इसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी भी टेक्निक्स होती हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। A successful manager practices the art of management. तो ये art of management है in day-to-day job of managing an enterprise based on study. So इसमें भी पढ़ना पड़ता है, observations और experience होते हैं। There is a lot of literature available in various areas of management. हर चीज़ की अलग बुक्स मिल जाएगी आपको, marketing, finance, HR, which the manager has to specialize in. So literatures इस पे भी हैं, इसमें थेरोटिकल नॉलेज प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो फॉर्म है आर्ट का, ये प्रेजेंट है। फिर दूसरा आर्ट का फॉर्म, आपको भी लिखते वक्त ऐसा एक एक पॉइंट एनालाइज करना पड़ेगा। पहला कि थेरोटिकल नॉलेज होता है, तो थेरोटिकल नॉलेज मीन्स थ्योरी होती है, वो पढ़ के आप आर्ट सीख सकते हैं। फिर वही चीज़ इसमें भी होती है मैनेजमेंट में, दैट मीन्स आप थ्योरी पढ़ के मैनेजमेंट सीख सकते हैं। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर व्यक्ति पर्सनली अपने हिसाब से अप्लाई करता है। मैनेजमेंट में भी आप देखोगे हर मैनेजर अपने हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करता है। सीखेंगे दोनों एक ही चीज़, बट फिर भी हर व्यक्ति का मैनेज करने का तरीका अलग होगा। सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज द थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ओन वे। तो इसी को हम बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन, खुद के तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे दो डांसर्स हैं, दो एक्टर्स हैं या दो राइटर्स हैं, ये सब हमेशा डिफर करेंगे इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये भी इसमें प्रेजेंट है। एज एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, ऑल्दो ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम मैनेजमेंट थेरीज एंड प्रिंसिपल, फिर भी हर मैनेजर का मैनेज करने का तरीका अलग होता है। एंड थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, तो ये भी प्रेजेंट है। तो तीनों प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं यस इट इज एन आर्ट। सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ आर्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस टू डू द थिंग्स क्रिएटिवली एंड स्किलफुली। आर्ट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट।
गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, इनोवेशन, तो ये सब चीज़ें यूज करता है. अ मैनेजर अप्लाइज द acquired knowledge in a personalized and skillful manner एंड फॉर्मुलेट्स हिज ओन theories. तो वो भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करता है, वो भी स्किलफुल एप्लीकेशन करता है in the given situation. This gives rise to different styles of management. अलग अलग styles of management है, मैंने आपको नाम जरूर बताया था. एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक, ऐसे अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट होते हैं. तो जैसे मैं अलग टाइप से मैनेज करूंगा, पवन सर अलग टाइप से करेंगे, नीरज सर अलग टाइप से करेंगे, सबका अपना अपना एक अलग तरीका रहेगा. Students of management also apply the principles of management differently depending on how creative they are. All management practices are based on the same set of principles. However, ability to put these principles into practice distinguishes a successful manager from a less successful one. So सब सीखते वैसे ही हैं, बट फिर भी डिपेंड करता है. अगर आप प्रॉपरली उनको अप्लाई कर पा रहे हैं क्रिएटिवली थ्रू प्रैक्टिस तो आप सक्सेसफुल रहेंगे. कुछ लोग नहीं कर पाएंगे तो नहीं रहेंगे. कंक्लूजन, फाइनली हम बोल सकते हैं सिंस ऑल द थ्री फीचर्स, तीनों है, पहला थेरोटिकल नॉलेज भी है इसमें. सो पहला फीचर होना चाहिए कि एक नॉलेज होना चाहिए, थेरोटिकल नॉलेज, तो उसके लिटरेचर्स वगैरह होते हैं, ये हमेशा रहेंगे ही. तो दिस फीचर इज 100% एप्लीकेबल. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी रहेगा एंड बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस भी रहेगा. सो ये तीनों फीचर अगर हैं तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. It must be noted that management lacks perfection as found in arts. A musician can repeat the composition. So आप देखते हैं कई बार अरिजीत सिंह है, बिल्कुल सेम प्रकार से गाना गा सकता है, पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता. मैनेजर सेम प्रॉब्लम्स को भी सेम प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाता है कई बार, क्योंकि हम ऑपरेट करते हैं इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट और रियल लाइफ में सब चीज़ बदलती रहती है. आप ही खुद सोच के देखो, आपको कभी मूड अच्छा है तो कोई चीज़ एक बार में बोलेंगे तो सुन लेंगे, कभी ऐसा है कि 3-4 बार बोले तो भी नहीं सुनते हैं. सो इंसान भी बदलता है, सेम व्यक्ति से ही सेम काम कराने को भी हमको कई बार सेम रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता. सो कभी आकाश भैया को एक फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे, कभी 3-4 बार बुलाए तो भी नहीं आ रहे. सो व्यक्ति का भी बिहेवियर अलग होता है और डायनामिक होता है, व्यक्ति भी कब कैसा बिहेव करेगा बता नहीं सकते अपन. और इसीलिए मैनेजमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता कि सेम प्रिंसिपल्स को वापस वैसे के वैसे एग्जैक्टली सेम प्रकार से हम अप्लाई कर पाएँ. तो ऐसा बहुत कम केस में हो पाता है. तो वही दिया है, म्यूजिशियन रिपीट कर सकता है कंपोजिशन, आर्टिस्ट भी सेम पेंटिंग फिर से ड्रॉ कर सकता है, बट मैनेजर में नॉट बी एबल टू रिपीट द सेम प्रिंसिपल्स. क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, एनवायरनमेंट डायनामिक है, एनवायरनमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट है. तो डायनामिक एनवायरनमेंट में सेम प्रकार से हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये आपको आता है क्वेश्चन, कई बार पूछते हैं इज मैनेजमेंट एन आर्ट, तो आपको उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, फाइनल कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, 4 मार्क मिल जाएंगे. सो बहुत डीप में नहीं लिखना पड़ता है, 2-2 लाइन में आप समझा सकते हैं. फिर क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है? साइंस. अब साइंस के फीचर्स देख लो. साइंस में भी एक प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी वही थेरोटिकल लिटरेचर्स वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं. सो उसको हम दोनों नाम दे सकते हैं, या तो थेरोटिकल बुक्स वगैरह बोलो या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के साइंस सीख सकते हैं, वैसे ही ये फीचर मैनेजमेंट में रहता है. सो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज acquired through observations and experimentations. ये दोनों चीज होती है इसमें. that explains certain general truths or the operation of general laws. तो इससे कुछ जनरल लॉ निकल के आते हैं या जनरल ट्रुथ निकल के आती हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से. सो साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, बुक्स होती हैं उसकी, जैसे मैनेजमेंट की भी बुक्स होती हैं, ये फीचर तो रहेगा ही. दूसरी चीज जो रहती है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड होता है. कभी भी साइंस के रूल्स कैसे बनते हैं, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, बाद में फिर से वो देखा, ऐसा होता है क्या हमेशा? अगर हमेशा होता है तो हमने बोल दिया कि यस ये एक रूल है. उस प्रकार से प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं. जैसे न्यूटन बैठा था, सेब ऊपर से नीचे गिरा,
तो उसने ऑब्जर्व किया, अरे ये नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। फिर उसने सेब ऊपर फेंका, फिर नीचे गिरा, फिर फेंका, फिर नीचे गिरा, फिर रिमोट रखा था बाजू में, ऊपर फेंका, नीचे गिरा। तो रिमोट नहीं होगा उस टाइम, कहाँ था। तो जो भी है, तो उसने देखा यार कुछ भी फेंको नीचे ज गिरता है। सो उसने बहुत सारी चीजें फेंका होगा ऊपर। तो उसने क्या किया है, पहली चीज ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो वो कर रहा है एक्सपेरिमेंटेशन, बार बार नई नई चीजें फेंक के देख रहे अपन ऊपर, फिर वो नीचे गिर रही है। सो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। और उससे फिर रूल्स डिराइव हुए कि हाँ कुछ तो भी ग्रेविटी है। सो ऐसे रूल्स डिराइव होते हैं साइंस के। क्या ऐसे ही रूल्स डिराइव होते हैं मैनेजमेंट में? तो आंसर इज यस। हम ऐसे ही रूल्स यहाँ भी डिराइव करते हैं। मैंने कुछ काम दिया था आकाश भैया को, उसी टाइम पे पवन सर ने भी कुछ काम दिए थे। दो जनों ने काम दिए, तो आकाश भैया ने दोनों का काम भसका दिए। सो बिगाड़ दी, भसका दिए ना, बिगाड़ दिए। तो खराब हो गया ना, मेरा काम पूरा हुआ ना पवन सर का काम पूरा हुआ। अब हमने देखा कि इन्होंने पूरा क्यों नहीं किया, तो मेरी और पवन सर की बात हुई, तो हमने देखे अरे वो मेरी भी क्लास थी उसी टाइम, पवन सर की भी थी, तो इसीलिए इनसे काम बिगड़ा है। अपन ने बोले चलो एक काम करते, सुनील भैया को बुलाते, उनको आप एक काम दो, मैं एक काम देता। फिर सुनील भैया को बुलाए, उनको उसी टाइम पे मैंने भी एक काम दे दिया, और पवन सर ने भी सेम टाइम पे ये काम करना है बोले, दोनों ने अर्जेंट है बोल दिया। सुनील भैया ने भी काम बिगाड़ दिए। देवा भैया को बुलाते हैं, एक एक को बुलाए, सबके ऊपर हमने ये लगा के देखा। हमने फिर रूल बनाया कि अगर एक व्यक्ति को दो जन कोई डायरेक्शंस देता है तो वो काम बिगाड़ देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका काम पहले करूं या उसका काम पहले करूं। सो इस प्रकार से रूल्स बनते हैं मैनेजमेंट के, कि ऐसा रूल है, वन हु सर्व्स टू बॉसेस सर्व्स नन। सो मैनेजमेंट रूल है, प्रिंसिपल है, कि अगर एक व्यक्ति दो बॉस से काम सुन रहा है तो वो किसी को भी अच्छे से नहीं सुन पाएगा, अच्छे से किसी का काम नहीं कर पाएगा। ये कैसे पता लगा हमको भी? अगेन पहले ऑब्जर्व किया हमने कि आकाश भैया ने काम बिगाड़े थे। सो हम आकाश भैया पे भी फिर से ट्राई करेंगे, नए नए और लोगों पे भी ट्राई करेंगे। सब काम बिगाड़ते हैं, तो हमने रूल बना दिया कि अगर एक जन को दो जन ऑर्डर देंगे तो काम बिगड़ेगा ही। सो इस प्रकार से ये भी कैसे बन रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। सो जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, फेयोल के हों या टेलर के हों, ये सब इसी प्रकार से बने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। सो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट भी किया। टेलर तो खतरनाक व्यक्ति था, उसने तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या यूज नहीं किया। तो उसने स्टॉप वॉच लेके आया, मूवी कैमरा सब रिकॉर्ड करता था, अलग ही व्यक्ति था वो। सो पता नहीं इतना टाइम कहाँ से था, बट था उसके पास टाइम। सो टेलर ने खतरनाक एक्सपेरिमेंटेशंस किया है सब चीज़ों पे। सो देखेंगे अपन। सो मैनेजमेंट में ये दूसरा भी फीचर अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन तीसरा जो फीचर है ये नहीं होता 100%, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है? दैट मीन्स हर जगह वैसी चीज़ नहीं अप्लाई होगी। जैसे साइंस की चीज़ यूनिवर्सली वैलिड होती है, तो आपके जो लॉज हैं साइंस के वो हर जगह लगेंगे, ग्रेविटी हर जगह रहेगी। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि मास वगैरह कितना है, उस हिसाब से चेंज होगा, बट रहेगा तो वैसे ही। सो जो रूल्स है वो वैसे के वैसे लगते रहेंगे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे वो चीज़ें। आप अगर यहाँ पे भी नागपुर में बैठ के सेब ऊपर फेंक रहे हो वो भी नीचे आएगा, आप यूएस जाके सेब ऊपर फेंकोगे वो भी नीचे ही जाएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। बट ये फीचर 100% नहीं लगता इन केस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये इंसान से रिलेटेड पढ़ाई है, और हर इंसान डिफरेंट है। हमने हो सकता है कि कोई रूल अप्लाई किया था आकाश भैया पे, उन पे लगा, उनको हमने बोला कि आप एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। सो उन्होंने काम किया। फिर सुनील भैया को बोले कि आप एक्स्ट्रा टाइम काम करोगे तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, वो बोले नहीं चाहिए मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट। उन पे नहीं लगा वो रूल, उनको पैसे से लेना देना नहीं। सो हर किसी का अलग अलग रूल हो सकता है, हर किसी पे अप्लाई हो ज़रूरी नहीं, हर वक्त अप्लाई हो ये भी ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि पिछले महीने आकाश भैया ओवर टाइम करने को तैयार हो गए, इस महीने मना कर दिया। सो हम नहीं बता सकते कि वो हमेशा वो पैसा देने वाला इंसेंटिव काम आएगा कि नहीं आएगा। रिकग्निशन वाला भी इंसेंटिव हर किसी पे काम आएगा कि नहीं आएगा। किसी को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग उनको बुला के यहाँ मोमेंटो चिपकाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन चिपकाते नहीं, देते हैं हम लोग। सो अच्छा लगता है कि हाँ बेस्ट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, तो उसको अच्छा लगेगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को अगर कोई मोमेंटो देगा पता है ये क्या है। सो पता रहता है, तो मेरे को नहीं पड़ता। अलग अलग व्यक्ति होते हैं, बोलने का मतलब है कि हर व्यक्ति का अलग नेचर रहेगा। तो यूनिवर्सली एक चीज़ हर व्यक्ति पे नहीं अप्लाई होगी।
कोई शायद पैसे से मोटिवेट हो जाए, कोई शायद रिकग्निशन से हो जाए, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको ऐसा मोमेंट वगैरह चिपकाओ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दो तो उसको शायद अच्छा लगे। तो हर व्यक्ति अलग होता है, किसी को स्टेटस होना, उसको सेपरेट केबिन होना, मेरे को पैसे कम दो चलेगा, मेरे को सेपरेट केबिन होना, एसी लगा होना, आराम से बैठ के काम कर सकूं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होना। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होना, आज पैसा मत दो लेकिन मेरे को काम अच्छा सीखने मिले। सो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और इसलिए यूनिवर्सली एक रूल मैनेजमेंट का अप्लाई नहीं हो सकता। सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का रूल 100% नहीं है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई हद तक लगेगा भी। सो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको शायद मॉनेटरी बेनिफिट से मोटिवेशन मिले, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको रिकॉग्निशन से मिले। सो कई हद तक लगता है लेकिन 100% नहीं लगता, और इसीलिए ये एकदम साइंस है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले दो फीचर ये 100% एप्लीकेबल है लेकिन ये नॉट 100%। ये भी प्रेजेंट है बट नॉट 100%, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बट नॉट 100%। सो इसीलिए मैनेजमेंट को हम साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये वैसा साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ये सब चीजें होती, वैसा नहीं है। ये एक सॉफ्ट साइंस है या इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है। सो ऐसा है, ये विज्ञान जरूर है लेकिन हम इसको फिर क्या बोलेंगे? सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा साइंस नहीं है, बट इट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस और अ सॉफ्ट साइंस। ठीक है, सो पढ़ते हैं। हाँ, काफी हद तक के रहता है बट हमेशा नहीं होता, कभी कभी एक आध एक्सेप्शन रहेगा। जैसे देवा भैया को हमने दो जनों ने काम दिए तो शायद वो दोनों के काम निपटा भी ले, तो एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो एक्सेप्शनल में रहते हैं। सो एकदम 100% प्रेजेंट नहीं बोलना चाहिए, मैंने भी यहाँ लिखा जरूर हूँ, बट ये भी आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट है बट नॉट 100%। तो एकदम 100% नहीं है बट काफ़ी हद तक के रहता है ये। सो कई बार ऐसा होता है, एक आध बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति को दो जन काम दे रहे हैं तो वो दोनों को पूरा कर ले। ठीक है। सो ये तो रहता ही है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स एक प्रॉपर बुक वगैरह होगी उसकी, हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस फीचर एज इट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन theory, own principles, vocabulary of terms and concepts which have been developed by management practitioners over a considerable period of time. फिर based on principles of observation and experimentation. So observation और experimentation ये दोनों science principles are first developed through observation, पहले हमने देखे, फिर हमने उसी को टेस्ट किया थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये फीचर भी रहता है बट नॉट फुल्ली प्रेजेंट, बट रहता है। Although management principles also have evolved over a period of time on repeated experimentations and observations only in different types of organization, but वही reason वही है कि human being से deal करते हैं हम। Management deals with human beings and their behavior cannot be accurately predicted or replicated. Therefore, management can be called as an inexact science. एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी ये भी होता है बट नॉट 100%, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा, बट काफ़ी हद तक के काम कर जाता है। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल द सिचुएशंस एंड एट ऑल टाइम्स। दिस फीचर ऑफ साइंस इज ऑल्सो नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जैसे हैं बट नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। देयर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल, they have to be modified according to given situation. On comparing the features of science with management, we can conclude that management cannot be considered as an exact or accurate science like physics or chemistry, but we can call it as an inexact science or social science or soft science. ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपको कई बार, आर्ट वाला ज़्यादा आता है बट साइंस भी पूछ सकते हैं, साइंस वाला भी इम्पोर्टेंट ही है। और मैनेजमेंट क्या बोथ है? तो यस, अभी ऊपर हमने देखा साइंस भी है और आर्ट भी है, तो दोनों है। सो मैनेजमेंट हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है विच कैन बी यूज टू ट्रेन द प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट मैनेजर्स। और ये आर्ट भी है बिकॉज इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। Science provides the knowledge and art deals with the application of that knowledge.
When cannot become an efficient manager simply with knowledge of principles. He must evolve creative results through the practical knowledge and skills. Thus management art है and science है and not mutually exclusive. Mutually exclusive यानी ऐसा नहीं है कि आर्ट है बट साइंस नहीं, साइंस है बट आर्ट नहीं. सो एक्सक्लूसिव मीन्स एक चीज है बाकी नहीं, ऐसा नहीं है वो. ठीक है. सो इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज बोथ but are complementary. It means both are not in contrast to each other and should exist together in every management function. अब क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? प्रोफेशन वैसे नहीं माना जाता. पूरा तो नहीं हो पाएगा बट चलो बताता हूँ थोड़ा, फिर बाकी बाद में देखेंगे. पहले समझा देता हूँ. प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. जैसे आप सीए है, सीए प्रोफेशन कर रहे हैं तो सीए प्रोफेशन के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके भी लिटरेचर होंगे, बुक्स वगैरह होंगी. सो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें भी. वैसे ही मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस होते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं लोग, तो सीखा जा सकता है वो भी पढ़ के लिटरेचर वगैरह. सो ये वाला फीचर इसमें रहता है. सो पहला फीचर बहुत आसान. दूसरा फीचर बिल्कुल नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है जैसे सीए या डॉक्टर या लॉयर में जरूरी होता है कि आप तभी मैनेजमेंट कर सकते हैं जब आप एमबीए क्लियर करेंगे. ऐसा जरूरी थोड़ी है. मेरे को एक 10th पास एक बच्चा है, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है, तो मैं उसको अपॉइंट करना चाहूँ तो कोई मना ही नहीं है उसमें. लेकिन सीए में ऐसा नहीं होता. ऑडिट करना है तो सीए ही लगेगा, ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर ही लगेगा. सो एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, ऐसे कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता, जबकि मैनेजमेंट में कोई भी एंटर कर सकता है. तो सेकेंड वाला फीचर जो है ये अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होता इन मैनेजमेंट. सो ये प्रोफेशन में होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इसमें. ये सब आपने पिछले साल पढ़ा है, प्रोफेशन के फीचर्स में ये चीज़ें बताई गई थी. दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट, फोर्थ दिया है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. जब आप सीए बनते हैं तो उसके भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या करना क्या नहीं करना. कंडक्ट यानी कार्य करना, कोड यानी रूल्स, रूल्स फॉर डूइंग द वर्क. तो उसके रूल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के रूल्स होंगे कि कमीशन नहीं लेना दवाई कंपनियों से. सो इस प्रकार से रूल्स होते हैं. सीए लोगों के रूल्स होते हैं. सो सीए में भी एक ओथ लेना पड़ता है सीए बनने के बाद कि हम देश की प्रगति के लिए काम करेंगे. ऐसा सब आप भी जब सीए बनोगे तो ऐसी ओथ दिलाई जाती है. वैसे यहाँ पे भी रहता है. जितने भी प्रोफेशन है उसमें इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा. मैनेजमेंट में ऐसा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है एट प्रेजेंट. हाँ ऑफ कोर्स कुछ रूल्स ज़रूर बनाए हैं. कुछ मैनेजमेंट के एसोसिएशंस हैं लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. इन्होंने ज़रूर कुछ रूल्स बनाए हैं बट वो एकदम कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई लीगल सपोर्ट नहीं है. जबकि बाकी के प्रोफेशंस में लीगल सपोर्ट होता है. अगर डॉक्टर पकड़ा गया कोई कमीशन वगैरह लेते हुए तो उसके ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकेगी. प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर प्रोफेशन के पीछे एक एसोसिएशन होता है. जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स के पीछे ICAI है, एडवोकेट्स के पीछे बार काउंसिल होता है. तो बार यानी वो नहीं, बार काउंसिल यानी जहाँ पे रजिस्टर करते हैं एडवोकेट्स, सो वो रहता है. फिर डॉक्टर्स के लिए भी रहता है उनका मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ वो लोग रजिस्टर करते हैं. वैसा मैनेजमेंट में नहीं होता क्योंकि एसोसिएशन की ज़रूरत ही नहीं, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है. सो इसलिए ज़रूरी नहीं. हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक एसोसिएशन अब बना है जो अभी जस्ट बताया मैंने, AIMA, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, सॉरी ऑल मैनेजमेंट एसोसिएशन. ये बना ज़रूर है लेकिन ये जो एसोसिएशन है इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है. बाकी एसोसिएशन कानून के तहत बने हैं. ICAI चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत बना है, मेडिकल एसोसिएशंस डॉक्टर्स एक्ट में बनते हैं, और लॉयर्स के जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके हिसाब से बार काउंसिल्स होते हैं. लेकिन इसके पीछे कोई कानून भी नहीं है, तो कानून भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. प्रोफेशनल्स जो होते हैं इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप लेते हैं और उसके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता मैनेजमेंट में. इसीलिए मैनेजमेंट में ये फीचर भी नहीं होता. आप देखो एक भी फीचर नहीं आ रहा. पहला फीचर है सिर्फ, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है और फिफ्थ भी नहीं है. फिफ्थ है सर्विस मोटिव. मेन एम होता है प्रोफेशनल का टू सर्व द सोसाइटी. पैसा कमाना इज अ सेकेंडरी मोटिव. पहला एम होता है, डॉक्टर को शपथ दिलाई जाती है कि तुम पहले पेशेंट का ख्याल रखोगे, वो इम्पॉर्टेंट है. एडवोकेट्स भी ओथ लेते हैं कि हम लोग पहले अपने वकील को न्याय दिला के देंगे, पैसा सेकेंडरी है. सीए लोग भी वही सोचते हैं कि सर्व करना है सोसाइटी को. मोदी जी भी बोलते हैं कि सीए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोसाइटी में ग्रोथ और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए.
तो अपना मेन एम वो है, सेकेंडरी चीज हो जाती है पैसा कमाना। सो सर्विस मोटिव इज द मेन एम, टू अर्न प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी एम। तो जो फीस मिल रही है वो तो सेकेंडरी है, बट मेन जो अपन सर्विस देते हैं टू द सोसाइटी वो बड़ी चीज होती है। मैनेजमेंट में अगेन ये फीचर नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में तो पैसा कमाना ये मेन एम होता है, तो उनका मेन चीज़ ही होती है। 100% नहीं, बट ज़्यादातर केस में आपको दिखेगा कि पैसे के लिए हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो ऐसा है। तो ये 5 फीचर्स हैं, ये कल पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़े नहीं अपन ने, ऊपर ऊपर बता दिया मैंने। अगली क्लास में अपन रीड कर लेंगे इसको, और फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है, ये तीनों पे। मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे अपन कल।